मालदेव। कहां तक चर्चा हो गई थी इसमें? मालदेव। मालदेव कब से लेकर कब तक राजा रहते हैं? 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक। मालदेव पहले तो अपने पिता को मारते हैं, पिता को मारकर पिता की फाइल सल्टाकर राजा बनते हैं। ठीक है, मालदेव के पिता का नाम क्या था? राव गांगा। राव गांगा को मारकर राजा कौन बनता है मारवाड़ का? इसने अपने पिता को मारकर ये राजा बनता है, इस वजह से मारवाड़ का प्रथम पितर हंता किसे कहते हैं? मालदेव को। इसके पिता का नाम गांगा था, इसकी माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। माता का नाम क्या था? जब ये राजा बना था उस समय मारवाड़ के जो पहले राजा बने हुए थे उनके पास में ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, केवल दो ही क्षेत्रों पर अधिकार था, एक तो सोजत पाली पर और एक जोधपुर पर। तो मालदेव जब राजा बना तो इसका कितने परगनों पर अधिकार था? दो परगनों पर, एक तो सोजत पाली और इसके अलावा जोधपुर। लेकिन राजा बनने के बाद में खुद के दम पर कितने युद्ध करता है? 52 युद्ध करता है। और 52 युद्ध करके कितने परगनों पर अधिकार स्थापित करता है? 58 परगनों पर अधिकार स्थापित करता है। इसका राज तिलक कहां होता है? मालदेव का राज तिलक कहां पर होता है? सोजत पाली में। मालदेव का राज तिलक होता है सोजत पाली में। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि सबका माइंड जाता है कि जोधपुर का राजा बना था, जोधपुर में राज तिलक हुआ होगा, लेकिन इसका राज तिलक जोधपुर में नहीं होकर कहां पर इसका राज तिलक होता है? सोजत पाली में। ठीक है, और जब राज तिलक होता है उस समय इसके पास में दो परगने थे, सोजत पाली और इसके अलावा जोधपुर। ये दो ही परगने थे इसके पास। लेकिन राजा बनने के बाद में कितने युद्ध करता है? 52 युद्ध। और 52 युद्ध करके कितने परगनों पर अधिकार कर लेता है? 58 परगनों पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, 52 युद्ध करने के कारण इसको बोलते हैं 52 युद्धों का नायक। ठीक है, मारवाड़ के किस राजा को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है? मालदेव को। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर मालदेव से संबंधित और कौन कौन सी चीजों पर अपन ने चर्चा की थी। मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था रूठी रानी। रानी का नाम क्या था? रूठी रानी। रूठी रानी जिसका वास्तविक नाम था उमादेव। वास्तविक नाम क्या था उसका? उमादेव। कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। देखो यहां पर, इसके बाद में देखो यहां पर उमादे है, कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। पिता का नाम क्या था? लोमकरण भाटी। ठीक है, शादी होने के बाद में मेहरानगढ़ किले में आ जाती है, लेकिन मालदेव से रूट कर कहां चली जाती है? तारागढ़। किसके कारण रूठती है? भारमली दासी के कारण वो रूठती है, तारागढ़ में चली जाती है। कालांतर में मालदेव उसको मनाने के लिए अपने दरबारी विद्वान को भेजता है। उस दरबारी विद्वान का नाम क्या था? ईसरदास। लेकिन उमादेव उस समय तो आती है, उसके साथ में एक व्यक्ति था दूसरा दरबारी विद्वान जिसका नाम क्या था? आसानंद। वो किले के गेट के दरवाजे के पास में बैठकर दोहे बोलता है और उसको वापस वहां से भगा देता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी रानियों ने कहा था कि यदि उमादे यहाँ आ जाएगी तो हमारी वैल्यू घट जाएगी। तो आसानंद को दूसरी रानियां भेजती है कि कैसे भी करो उसको रोको। तो वहां पर आसानंद जाकर गेट पर बैठकर दोहे बोलने लग जाता है कि मान राखा तज पीव तज, पीव राखा तज मान, दो दो गेंद न बंधे एक खंभ ठान। कि एक खंबे के एक ठान के दो गेंद है, दो हाथी है, एक साथ नहीं बन सकते। यदि तुझे मान सम्मान चाहिए तो तुझे राजा नहीं मिलेगा, और यदि तुझे मान सम्मान चाहिए, ठीक है, मान सम्मान चाहिए या राजा चाहिए, एक ही तुझे मिल सकता है, दोनों एक साथ में नहीं मिल सकते। तो जैसे आसानंद बोलता है, वहां पर उमादे दोबारा उसकी बातें सुनकर फिर किले के अंदर प्रवेश नहीं करती है, बाहर से वापस आ जाती है। तारागढ़ के अंदर उसके महल बने हुए हैं। ठीक है, रूठी रानी के महल। रूठी रानी कहां की थी? वैसे तो जैसलमेर की थी राजकुमारी, रानी कहां की थी? जोधपुर की। महल कहां बने हुए हैं? महल कहां बने हुए हैं? तारागढ़ में। उसकी छतरी कहां पर वो सती होती है, कहां जाकर सती होती है? केलवर आश्रम में। चार स्नान याद रखने उसके, उमा देखे।
सबसे पहला जन्म कहाँ हुआ? जैसलमेर में। शादी कहाँ हुई? मारवाड़ में, जोधपुर के अंदर। उसके महल कहाँ बने हुए हैं? क्योंकि वो कहाँ पर रहती है सर्वाधिक? तारागढ़ में। और सती कहाँ होती है? केलवा राजसमंद के अंदर। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर उमादे के बाद में इस मालदेव के अलग अलग आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इसका कैसा व्यवहार था, कौन से के साथ में कैसे इसके संबंध थे, कौन से राजा के साथ में कैसे इसके संबंध थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मालदीव राजा बनता है, दिल्ली का बादशाह बनता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। दिल्ली का बादशाह कौन बनता है? शेरशाह सूरी। दिल्ली का बादशाह शेरशाह सूरी था। इसके अलावा इसके आसपास में देखो यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, मेड़ता, जैसलमेर। देखो बीकानेर के उस समय राजा थे जिनका नाम था जेत सिंह। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? राव जेत सिंह। इसके बेटे का नाम था कल्याणमल। इसका पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। मेड़ता का राजा था जिसका नाम था वीरमदेव। मेड़ता के राजा का नाम क्या था? वीरमदेव। और दिल्ली के बादशाह का नाम था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब जब मालदेव राजा बना, बाप को सल्टाकर राजा बनता है, तो इसको दो परगनों के ऊपर इसका अधिकार था। दो परगनों से काम थोड़ी चलने वाला था। जब बाप को मार सकता है तो आसपास के और राजाओं को तो मार सकता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इसने 52 युद्ध किए। आसपास के कौन कौन से राजा को यह हराता है? सबसे पहले बीकानेर के राजा को हराता है। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? इस जेत सिंह के साथ में युद्ध करता है। उस युद्ध का नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? पाहेबा साहेबा का युद्ध। हनुमानगढ़ में स्थान है पाहेबा। वहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। राव जेत सिंह और राव मालदेव, इन दोनों के बीच में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है, युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर कौन मारा जाता है? इस जैत सिंह की फाइल उसी युद्ध के अंदर लड़ते हुए सल्ट जाती है। ठीक है। जैत सिंह युद्ध में मारा जाता है। कल्याणमल इसका जो बेटा है, अरे इसके बेटे का नाम क्या है? कल्याणमल। अब इसके पिता की मृत्यु के बाद इसका जो किला है बीकानेर के अंदर, जो जूनागढ़ किला है, उस किले पर अधिकार कर लेता है यहां से जाकर मालदेव। बीकानेर के किले पर अधिकार कौन कर लेता है? मालदेव। तो कल्याणमल बेरोजगार। अरे इसका राजपाट सारा छीन लिया गया कल्याणमल का। जब पिता की मृत्यु हुई तो वहां पर उसके किले पर अधिकार भी मालदेव का हो गया। कल्याणमल बेरोजगार होकर किसके पास में चला जाता है? इसके पास में जाकर बोलता है कि नायक साहब, राजा साहब, मेरा सहयोग करो, मुझे मेरा शासन वापस दिलवाओ। तो शेरशाह सूरी बोलता है कि कुछ दिन रुको, अभी कुछ दिन बाद में तुम्हें तुम्हारा शासन वापस दिलवा देंगे। तो यहां से पाहेबा साहेबा युद्ध में हारकर कल्याणमल है, ये जेत सिंह का बेटा किसके पास में जाकर मिल जाता है? शेरशाह सूरी के पास में। ये जोधपुर का राजा मालदेव, इसको पता चलता है कि मेड़ता भी वापस अपन को चाहिए, मेड़ता पर भी अधिकार होना चाहिए। इसको पता चलता है इस मेड़ता के अंदर जो राजा है वीरमदेव, इसके पास में एक बेहद सुंदर हाथी है। उस हाथी का नाम था दरियादोस। हाथी का नाम क्या था? दरियादोस। वैसे तो इसको हाथी से कोई मतलब नहीं था, केवल और केवल इसका मतलब तो एक ही था कि आसपास के क्षेत्रों पर खुद का अधिकार करो। तो इस मारवाड़ के पास में ही था मेड़ता। अरे मारवाड़ के पास में ही था मेड़ता। तो जब यहां से इस विरमदेव को बोलता है कि तेरे पास में एक हाथी है दरियादोस नाम से, वो हाथी मुझे सौंप दे। विरमदेव बोलता है कि मेरा हाथी तुझे कैसे दे दूं? मना कर देता है इसे। और जब मना करता है तो यह कहा जाता है कि यहां से जोधपुर से सेना लेकर जाता है मालदेव, और मेड़ता में जाकर मेड़ता के राजा है विरमदेव, इसको हरा देता है। और विरमदेव भी हारने के बाद में, युद्ध में हार होने के बाद में बेरोजगार होकर ये विरमदेव भी किसके पास में चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। ये भी जाकर शेरशाह सूरी को बोलता है कि आप दिल्ली के बादशाह हो, वर्तमान में तुम्हारी शक्तियां ज्यादा है, तुम हमारी सहयोग करो हमारा, और हमें वापस हमारे क्षेत्र दिलवा दो। तो शेरशाह सूरी इनको भी बोलता है कि रुको थोड़े दिन, बाद में तुम्हें भी तुम्हारा क्षेत्र वापस दिलवा देंगे। ठीक है। दिल्ली के अंदर शेरशाह सूरी है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह था जिसका नाम था हुमायूं। दिल्ली के मुगल बादशाह का नाम क्या था? हुमायूं। बीच में देखो बाबर आया। बाबर के बाद में राजा बना जिसका नाम था हुमायूं। बाबर के बाद में राजा कौन बना था? हुमायूं। हुमायूं राजा बना, लेकिन बीच में सूरी वंश का एक शासक आता है शेरशाह सूरी, वो हुमायूं को हटाकर वहां से राजगद्दी खुद प्राप्त कर लेता है। मुगल वंश चल रहा था वहां पर दिल्ली के अंदर। बाबर के बाद में हुमायूं राजा बन गया। हुमायूं के बाद में अगला राजा कौन बनता है? अकबर। अरे हुमायूं के बाद में अगला राजा कौन बनता है? अकबर।
तो बीच में जब हुमायूं राजा बना उस समय हुमायूं को हटाकर, अपनी पावर से हटाकर शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह बन जाता है और हुमायूं बेरोजगार होकर डोल रहा था इधर उधर। हुमायूं एक बार सहायता लेने के लिए मालदेव के पास में भी आता है। हुमायूं को पता चलता है कि जो मालदेव के शत्रु है वो आके इस शेरशाह सूरी से मिल रहे हैं, तो हुमायूं क्या करता है, फिर मालदेव से सहयोग लेने के लिए जाता है और मालदेव से सहयोग लेने के लिए अपने राजस्थान में आता है। और राजस्थान में भी जोधपुर में स्थान है जिसका नाम है जोगी तीर्थ। जोधपुर में स्थान का नाम क्या है, जोगी तीर्थ। वहां पर आकर रुकता है और वहां पर आकर रुकने के बाद में मालदेव से मिलने का प्रयास करता है। अपने 3 व्यक्तियों को उस मालदेव से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए भेजता है। मीर समंद है, राईमल सोनी है, अतका खां है, इस प्रकार से 3 उसके दरबार के अंदर रहने वाले 3 सैनिक थे, उनको भेजता है कि तुम जाओ मालदेव से मिलकर आओ, मालदेव से बात करके आओ, मालदेव से कहो कि तुम्हारा जो दुश्मन है शेरशाह सूरी, तुम्हारे दुश्मन जाकर उससे मिल रहे हैं, तुम हमारा सहयोग करो, अपन साथ मिलकर उस शेरशाह सूरी को दिल्ली की राजगद्दी से हटाएंगे। तो हुमायूं वापस दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए किससे मिलता है, खुद नहीं जाता है लेकिन 3 लोगों को भेजता है। किन किन को भेजता है, जैसे आपको पता होगा जो महाराणा प्रताप है उससे मिलने के लिए 4 दूत आए थे अकबर के, अरे उससे मिलने के लिए 4 दूत आए थे। इसी प्रकार से उस हुमायूं के 3 दूत आते हैं और वो किससे आकर मिलते हैं, मालदेव से। राईमल सोनी है, मीर समंद है, अतका खान है, इस प्रकार से 3 उसके दूत हैं, वो आकर किससे मिलते हैं, मालदेव से। और मालदेव से आकर बोलते हैं कि राजा साहब आप अभी तो यहां पर डेमो में हो, फुल पावर के अंदर हो, आपने खूब सारे युद्ध कर लिए, खूब सारे परगनों पर अधिकार कर लिया, थोड़ा सहयोग हमारे राजा भी आपसे मांग रहे हैं, जो हमारे बादशाह हैं हुमायूं है वो भी आपसे सहयोग मांग रहे हैं। मालदेव बोलता है कि कोई बात नहीं, सहयोग कर देंगे। और जब मालदेव वहां पर उन 3 लोगों से मिलता है उस समय मालदेव के पास में इस शेरशाह सूरी का भी एक व्यक्ति आया हुआ था बातचीत करने के लिए। एक दूसरे राजा महाराजाओं से बात करने के लिए कोई ना कोई उसका पीए वगैरह उसके पास में रहने वाला व्यक्ति जाता रहता है, जाता आता रहता है। तो जैसे वो 3 लोग उसके मालदेव से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उस समय वो 3 लोग इस शेरशाह सूरी के एक व्यक्ति को भी वहां पर देख लेते हैं। मालदेव बोलता है कि मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारे पास में यदि कोई घर रहने का घर का जुगाड़ नहीं है तो वो घर का जुगाड़ भी कर दूंगा। हुमायूं को बोल देना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब वो 3 लोग वापस हुमायूं के पास में जाते हैं। हुमायूं के पास में जाते हैं तो हुमायूं पूछता है कि क्या कहा मालदेव ने, सहयोग करने के लिए कहा या नहीं कहा। तो वहां पर वो तीनों के तीनों जाकर उस हुमायूं को बोलते हैं कि मालदेव ने कहा है कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, तुम्हारे पास में रहने के लिए घर का जुगाड़ नहीं है तो वो भी कर दूंगा मैं। लेकिन वो तीनों बोलते हैं कि लेकिन बादशाह साहब हमने वहां पर एक शेरशाह सूरी का व्यक्ति भी देखा है, उसने अपन को तो कह दिया कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पास में शेरशाह सूरी का व्यक्ति भी, बंदा भी बैठा है वहां पर। अब वहां पर हुमायूं सोचता है कि क्या करने में है, अपन को बुलाकर पकड़वाने में है क्या, वहां जब अपन चले जाएंगे तो वो पकड़वा देगा उनको, उसके मन में डाउट हो जाता है। लेकिन मालदेव की इच्छा थी कि हुमायूं का सहयोग करें, क्योंकि मालदेव के जो शत्रु थे वो किससे मिल रहे थे जाकर, इस वजह से मालदेव हुमायूं का सहयोग करना चाहता था। कालांतर में वो जो हुमायूं था वो अपने लाइब्रेरियन से पूछता है, खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, अपने पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछता है जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। उसको पूछता है कि आपको क्या लगता है मुल्ला सुर्ख जी, वो हमारा सहयोग करेगा या नहीं करेगा। तो उस मुल्ला सुर्ख ने कहा कि मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली अभी, ये बाप को मारकर राजा बना है, इस पर क्या भरोसा करोगे। अभी मैंने हिस्ट्री देखी है, इसकी लाइब्रेरियन था वो, अरे पढ़ा लिखा बंदा था। जब हुमायूं पूछता है मुल्ला सुर्ख से, खुद के लाइब्रेरियन से, तो वो बोलता है कि इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये किसका सहयोग करेगा किसका नहीं करेगा कोई कहा नहीं जा सकता। तो वो हुमायूं अपने लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष के कहने के कारण मालदेव पर भरोसा नहीं करते हैं और यहां से चले जाते हैं अमरकोट। कहां पर चले जाते हैं, अमरकोट चले जाते हैं। अब कालांतर में एक इस शेरशाह सूरी का दूत भी वहां बैठा हुआ, तो वो दूत जाकर शेरशाह सूरी को बोलता है कि हुमायूं की मीटिंग, हुमायूं के जो दूत है उनकी मीटिंग मालदेव के साथ में हो रही थी। जैसे ही शेरशाह सूरी को बोलता है, शेरशाह सूरी को लगता है कि पता नहीं अपने खिलाफ साजिश रच रहे होंगे, वो युद्ध करना चाहते होंगे। तो शेरशाह सूरी के मन में भी हो गया कि मालदेव से युद्ध करें। और 2 लोग वैसे ही वहां पर गज कर रहे थे, विरमदेव और कल्याणवल, कि हमारा राज्य वापस दिलवाओ। दिल्ली दरबार के अंदर बोलते थे कि शेरशाह सूरी जी कब दिलवाओगे हमारा राज्य। तो मौका आ गया, और जब मौका आया तो शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर आता है, दिल्ली से सेना लेकर आता है और ब्यावर के पास में स्थान है जेतारण, वहां पर अपना कैंप लगाकर बैठ जाता है। घोषणा कर दी जाती है और मालदेव एक तरफ से सेना लेकर आता है
और युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मालदेव है अपने जीवन काल में अलग अलग संघर्ष करता है, अलग अलग लोगों को हराता है और खुद युद्ध जीतकर अलग अलग प्रगणों पे अधिकार करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो, पाहेबा साहिबा का युद्ध। पाहेबा साहिबा का युद्ध, पाहेबा साहिबा युद्ध 1541 ईस्वी। मालदेव वर्सेज राव जेतसी। मालदेव वर्सेज राव जेतसी। उत्तर था कल्याणमल। यहां पर राव मालदेव युद्ध जीत जाता है और इस युद्ध के अंदर राव जेतसी है, ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। लिख लिया पॉइंट? नोट कर लिया सबने? इस मालदेव का सेनापति था जिसका नाम था जेता। मालदेव के सेनापति का नाम क्या था? जेता। वो भी युद्ध में साथ ही था। मालदेव जेतसी को हरा देता है, युद्ध में जेतसी को मार देता है और बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। और बीकानेर पर अधिकार करने के बाद में बीकानेर का किला है वो अपने सेनापति कुपा को दे देता है। कुपा को वहां का प्रशासक बना देता है। कुपा को बोलता है कि आज के बाद में इस जेता और कुपा को बोलता है कि आज के बाद में ये जो किला है इसको आप संभालोगे। ठीक है, तो नोट करो इसमें, इस युद्ध में बीकानेर के राजा राव जेतसी, इस युद्ध में बीकानेर के राजा राव जेतसी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बीकानेर के राजा राव जेतसी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वह राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, वह राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, राव मालदेव, राव मालदेव कुंपा को, राव मालदेव सेनापति कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाते हैं। बीकानेर का प्रशासक बनाते हैं। राव मालदेव सेनापति कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाते हैं। प्रशासक का मतलब है पूरी साल संभाल है वो इस कुंपा को सौंप देते हैं कि बीकानेर की साल संभाल है वो तुम करोगे। अब लिख लिया सबने? इसके बाद में देखो 41 के बाद में 42 के अंदर संघर्ष होता है मेड़ता के राजा विरमदेव के साथ में। एक दरिया दोस्त नाम का हाथी था, उस हाथी को लेकर विवाद होता है
और जो मालदीव है ये मेड़ता के राजा विरमदेव को हराकर मेड़ता पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट करो। 1542 ईस्वी में मालदीव ने 1542 ईस्वी में मालदीव ने दरिया जोश हाथी को लेकर मेड़ता के राजा विरमदेव को हराते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले तो मैं कि मेड़ता पर क्यों आक्रमण किया था, क्या कारण था मेड़ता पर आक्रमण करने का, तो उस पर आक्रमण करने का कारण क्या था, दरिया जोश हाथी। ठीक है, अच्छा हाथी था, युद्ध के अंदर अच्छे तरीके से युद्ध करने में ये सक्षम था। ठीक है, जो सैनिक होता था, सेनापति होता था, उसको सही दिशा में ये लेकर जाता। इस वजह से इस हाथी को लेकर विवाद हो जाता है, और विवाद होता है उस समय इस हाथी को लेकर कहाँ के राजा को हराता है मालदीव, अरे कहाँ के राजा को हराता है, मेड़ता के राजा, और राजा कौन थे, विरमदेव। विरमदेव यहाँ से हारने के बाद में शेरशाह सूरी के पास में चले जाते। ठीक है, लिखो पॉइंट लगा, विरमदेव दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु जाते हैं। विरमदेव दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु जाते हैं। सहायता हेतु जाते हैं। मालदेव हुमायूं संबंध। ठीक है, इन दोनों के क्या संबंध थे, कहां मीटिंग हुई थी, इसकी मीटिंग के बारे में पूछते हैं कि जब हुमायूं मालदेव से मिलने के लिए आता है तो कहां पर रुकता है, कौन से स्थान पर रुकता है। जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है जोगी तीर्थ, इस स्थान का नाम क्या है, जोगी तीर्थ, वहां पर यह रुकता है। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर, लिखो हुमायूं हुमायूं मालदेव से मिलने हुमायूं मालदेव से मिलने जोगी तीर्थ जोधपुर आता है। हुमायूं अपने 3 दूतों को भेजता है मालदीव से मिलने के लिए। अब दूत कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लो। राइमल सोनी, मीर समंद, अतका खां। ये 3 दूत है, वो मालदीव से मिलने के लिए जाते हैं। राइमल सोनी, मीर समंद, अतका खां। हाँ, अतका खां
खान लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मालदेव मीर समंद, मीर समंद, मालदेव मालदेव हुमायूं को बीकानेर दुर्ग व सैनिक सहायता देने का वादा करता है। मालदेव मालदेव हुमायूं को बीकानेर दुर्ग व बीकानेर दुर्ग व सैनिक सहायता देने का वादा करता है। ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर शेरशाह सूरी का भी दूत बैठा था। इस वजह से फिर जैसे ही इसके तीनों दूत वापस इस हुमायूं के पास में आते हैं, उसको आकर बोलते हैं कि उसने वादा किया है बीकानेर का दुर्ग देने का और सैनिक सहायता देने का, लेकिन उसके पास में शेरशाह सूरी का बंदा भी आया हुआ था। तो जब उस वहां पर उन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी का बंदा भी आया हुआ था, तो उनके माइंड में फिर क्या होती है, डाउट हो जाता है। और जब डाउट होता है तो हुमायूं अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख से पूछता है और मुल्ला सुर्ख ने कहा कि ये सहयोग नहीं करेगा, और उसके कहने पर फिर यहां से ये चला जाता है अमरकोट पाकिस्तान। अगला पॉइंट नोट करो, लिखो, हुमायूं हुमायूं पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर मालदेव पर विश्वास नहीं करता है, वह अमरकोट पाकिस्तान चला जाता है, अमरकोट पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, मनीषा यादव राधे राधे, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। छाप लिया सबने। इसके बाद में देखो, मेवाड़ के और इस मारवाड़ के क्या संबंध थे, लिखो, मारवाड़ मेवाड़ संबंध, मारवाड़ मेवाड़ संबंध, मारवाड़ मेवाड़ संबंध। सबसे पहले तो देखो यहां पर मालदेव खुद लड़ने के लिए जाता है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में मैंने आपको कहा था कि पाटी परवन प्रथा चली थी, और राव गंगा अपने बेटे मालदेव को युद्ध में भाग लेने के लिए भेजते हैं, यहां से सेना देकर मारवाड़ से। मालदेव वहां पर सेना लेकर जाता है, युद्ध में महाराणा संगा का सहयोग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मारवाड़ मेवाड़ का संबंध में मालदेव है, ये कहां पर कौन से युद्ध के अंदर कौन से राजा का सहयोग करता है, खानवा के युद्ध में किसका सहयोग करता है, सांगा का। उसके बाद में सांगा के मरने के बाद में सांगा के बेटे विक्रमादित्य है, उदय सिंह है, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से ये सहयोग करता है। राजा बनता है उदय सिंह, और जब राजा उदय सिंह बनता है, ये कहा जाता है कि जब मावली का युद्ध हुआ था 1540 में, उस समय मालदेव सेना लेकर गया था वहां पर, उस बनवीर को जब हराया गया था, अरे बनवीर को हराकर मावली के युद्ध में, और फिर ही तो उदय सिंह राजा बना था।
पहले तो बनवीर चला रहा था सारा राजपाट। बनवीर ने उसको उदय सिंह को मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन पन्नाधाय उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है। और जब कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में जब उसको राजा बनाया जाता है, उसको घोषणा की जाती है कि ये राजा बनेगा, तो उस समय वहां पर चित्तौड़ का किला कौन संभाल रहा था? बनवीर। अरे चित्तौड़ का किला कौन संभाल रहा था? बनवीर। तो उस बनवीर को जब हराया गया था मावली के युद्ध में, उस समय मारवाड़ के राजा मालदेव यहां से सेना लेकर जाते हैं और मावली के युद्ध में उदय सिंह का सहयोग करते हैं। वहां पर उदय सिंह का सहयोग करते हैं, उनकी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छे दोस्त थे दोनों के दोनों। लेकिन कुछ दिन बाद में इन दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाता है। मन मुटाव कैसे होता है? ये कहा जाता है कि मालदेव है, इसकी शादी हो रखी थी पाली के अंदर, और जहां पर इसकी शादी हो रखी थी, जो इसकी रानी थी उसकी छोटी बहन और थी। तो मालदेव क्या करता है, अपनी उसको बोलता है, पत्नी को, अपनी रानी को, कि तुम्हारी जो छोटी बहन है उससे शादी करनी है। एक रानी की छोटी बहन थी, ठीक है, अपनी जो साली थी उसकी, तो मालदेव की इच्छा थी कि उसके साथ में शादी करें। तो जैसे ही मालदेव अपने ससुर जी को बोलता है कि शादी करनी है, तो उस समय वो जो रानी थी उनकी, मालदेव की जो रानी थी, पाली की रानी थी, वो क्या करती है, अपने पिता को बोलती है कि आप इस मेरी छोटी बहन की शादी मेवाड़ के राजा उदय सिंह के साथ में कर दो, नहीं तो ये फिर आएगा वहां पर युद्ध करके लेकर जाएगा, ऐसे नहीं। तो वहां पर पाली के राजा क्या करते हैं, जो पाली के अंदर जिनकी वो बेटी थी, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं उदय सिंह के साथ में। और जब वे उदय सिंह के साथ में सगाई करते हैं, उस समय मालदेव चिट्ठी लिखकर भेजता है कि तू शादी नहीं करेगा, यदि शादी करेगा तो लड़ाई हो जाएगी दोनों भाइयों के बीच में, दोस्ती टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन मालदेव की जो रानी थी वो नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन मेरे घर में यहां पर स्वतंत्र बनकर आए, उसकी इच्छा नहीं थी। तो वो क्या करती है, अपनी छोटी बहन की शादी है वो मेवाड़ के राजा उदय सिंह के साथ में करवा देती है। जैसे ही मेवाड़ के राजा उदय सिंह के साथ में शादी होती है, दोनों के अनबन शुरू, अरे दोनों के अनबन शुरू हो गई, ठीक है, दोनों के मनमुटाव हो गया। उसके बाद में जहां पर भी उदय सिंह युद्ध करने के लिए गया, मारवाड़ के राजा मालदेव, जिसको कोई मतलब नहीं है, फिर भी सामने वाला का सहयोग करने के लिए पहुंच गया। उदय सिंह जहां पर युद्ध करने गया, सामने उसके जो शत्रु होता था उसके साथ में हमेशा मालदेव रहता। हरमाड़ा का युद्ध हुआ, अरे हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जब हरमाड़ा का युद्ध हुआ तो अजमेर के राजा थे जिनका नाम था हाजी का पठान। अजमेर के राजा का नाम क्या था? हाजी का पठान। उस हाजी का पठान से मालदेव का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस युद्ध के अंदर जाकर अजमेर के राजा हाजी का पठान का साथ देते हैं मालदेव। क्यों देते हैं? केवल और केवल उदय सिंह को हराना, उससे बदला लेना, ठीक है। उससे बदला लेने के लिए फिर हरमाड़ा के युद्ध में क्या करते हैं, ये जो मालदेव है ये उदय सिंह के खिलाफ युद्ध में लड़ाई में भाग लेते हैं, जो सामने वाला शत्रु था उसका सहयोग करते हैं, और हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को हराते भी। उदय सिंह हार कर जाता है हरमाड़ा के युद्ध में, ठीक है। तो पहले तो इनके संबंध अच्छे थे, जो मारवाड़ और मेवाड़ है इसके संबंध पहले तो अच्छे थे। मालदेव खुद महाराणा सांगा का सहयोग करने के लिए खानवा युद्ध में जाता है, इसके अलावा उदय सिंह को राजा बनने के लिए मदद करता है मावली के युद्ध के अंदर। लेकिन उसके बाद में ये मालदेव क्या करता है, मेवाड़ के राजा उदय सिंह का सहयोग नहीं करता है, खिलाफ वाले राजा का सहयोग करता है, ठीक है। दोनों के मनमुटाव हो जाता है। तो इसमें पॉइंट आकर नोट करो, मालदेव खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहयोग करते हैं, मालदेव खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग करते हैं। मालदेव खानवा के युद्ध में मालदेव खानवा के युद्ध में मालदेव खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग करते हैं, महाराणा सांगा का सहयोग करते हैं। इसके बाद में लिखो मालदेव मालदेव देखो मालदेव मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह का सहयोग करते हैं, मालदेव मावली के युद्ध में
मालदेव मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह का सहयोग करते हैं, वह मेवाड़ का राजा बनाते हैं। मेवाड़ का राजा बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करो। ठीक है, कालांतर में मालदेव का उदय सिंह से विवाद हो जाता है, और विवाद का कारण कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिख लो, विवाद हो जाता है। हाँ, साड़ी का चक्कर लिख लो। देखो, कालांतर में मालदेव का उदय सिंह से विवाद हो जाता है, कालांतर में मालदेव का उदय सिंह से विवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है। वह मालदेव हरमाड़ा युद्ध में, हरमाड़ा युद्ध में अजमेर के राजा हाजी खां पठान का सहयोग कर उदय सिंह को हराते हैं। हाजी का पठान, हाजी का पठान। हाँ, तुम भी करने में हो क्या युद्ध? हाँ हाँ, ये भी लड़की के चक्कर में ही हुआ था, राजकुमारी से शादी करने के चक्कर में हुआ था। अगला लिखो, मारवाड़ व दिल्ली के संबंध। मारवाड़ व मारवाड़ व दिल्ली के संबंध। इसको आप ये भी लिख सकते हो, मालदेव व शेरशाह सूरी के संबंध, शेरशाह सूरी के संबंध। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले तो दिल्ली के बादशाह कौन थे यहां पर? अरे दिल्ली के बादशाह कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध। क्या कारण था, क्या नहीं था? क्योंकि सबसे पहले तो इस मालदेव ने आसपास के राजाओं को हराया, तो आसपास के राजा यहां से हारने के बाद में दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं, और उसके पास में जाकर उससे अर्जी लगाते हैं कि हमारा शासन आप वापस दिलवाओ, हमारी मदद करो। तो सारे के सारे वहां जाकर बैठ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। खूब दिनों तक वेट करते हैं, उसके बाद में वो शेरशाह सूरी जो उसके पास में बंदे गए हुए थे, उनकी मदद के लिए यहाँ पर इस मालदीव से युद्ध करने के लिए आता है। और जो युद्ध करने के लिए आता है तो उनका एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। सबसे पहले युद्ध का नाम लिखो, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी। यह सन पूछी हुई है, डेट भी पूछी हुई है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल जो स्थान है ये लिख लो कहां पर है? जेतारण। ठीक है, ब्यावर बन गया नया जिला। अरे ब्यावर नया जिला बन गया ना।
हटा दिया नहीं, हटा दिया थोड़ी ब्यावर को। पाली की जगह ब्यावर लिख लेना। मैनर्स के पाठ पढ़ाने वाले दूसरों को, ध्यान रखा करो क्लास में बैठे हो, धर्मशाला में नहीं। कोई धर्मशाला समझ रखी हो। जेतारण पाली, ठीक है। यहां पर युद्ध होता है, एक तरफ सेना थी मालदेव की और एक तरफ सेना थी शेरशाह सूरी की, ठीक है। तो एक तरफ तो सेना किसकी थी, मालदेव की, मालदेव वर्सेज सामने सेना थी शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी, ठीक है। यहां पर मालदेव के सेनापति थे, सेनापति जेता और कुंपा। इधर शेरशाह सूरी के साथ में और किस किस की सेना थी, एक तो मेड़ता के राजा, एक बीकानेर के राजा, मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राजा कौन थे, कल्याणमल, कल्याणमल, ठीक है। तो देखो यहां पर गिरी सुमेल स्थान है पाली के पास में, ब्यावर के अंदर वर्तमान में जेतारण तहसील है। यहां पर गिरी सुमेल जो स्थान है, इस स्थान पर युद्ध होता है। अब युद्ध जब होता है उससे पहले एक दूसरे की सेना तैनात रहती है, और जब तैनात रहती है उस समय यह कहा जाता है कि ये जो शेरशाह सूरी है, ये शेरशाह सूरी पता करता है, अभी लिख लेना, देवियों समय दूंगा तुम दोनों को, देवियों रुक जाओ थोड़ी, सारे के सारे बैठकर सुन रहे हैं और ये उतारने में लगी हुई है, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी। गिरी सुमेल स्थान है, यहां पर सेना एक दूसरे की युद्ध के लिए तैनात रहती है, और जब तैनात रहती है एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना और एक तरफ मालदेव की सेना। शेरशाह सूरी है ये पता करवाता है कि इस मालदेव की क्या शक्तियां हैं, मालदेव कैसा व्यक्ति है, कैसा योद्धा है। तो शेरशाह सूरी को पता लगता है कि मालदेव ने आज दिन तक जितने युद्ध किए हैं उन सभी युद्धों में ये जीता है, 52 युद्धों का नायक कहते हैं, अरे 52 युद्धों का नायक कहते हैं। तो वहां पर शेरशाह सूरी को पता लगता है कि आज दिन तक इसने जो भी युद्ध किया है सारे के सारे युद्ध ये जीता है। तो शेरशाह सूरी भी सोचता है कि यदि युद्ध करेंगे तो युद्ध में तो ये जीतेगा, कोई ना कोई चाल चलो, बिना चाल चले हुए अपन युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो शेरशाह सूरी बैठकर वहां पर सोचता है कि क्या किया जाए। शेरशाह सूरी क्या करता है, अपने 5 सैनिकों को बुलाता है और उनको देता है तलवारें हाथ में, कि एक काम करो, ये तलवारें लेकर जाओ, दूसरी साइड से आओ घूमकर, उसके कैंप की तरफ जाओ, उसके कैंप की तरफ जाकर वहां पर ये तलवारें बेच कर आओ आप। और जब तलवारें बेचने के लिए तुम वहां पर जाओगे तो शेरशाह सूरी क्या करता है, कुछ चिट्ठियां लिखता है और उन चिट्ठियों में लिख देता है कि तुम्हारा जो सेनापति है जेता और कुंपा, वो शेरशाह सूरी से मिले हुए, जब भी युद्ध शुरू होगा जेता और कुंपा मिलकर मालदेव को शेरशाह सूरी को पकड़वा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। इस प्रकार की चिट्ठियां लिखवाते हैं और इस प्रकार की चिट्ठियां लिखवाकर मालदेव के कैंप के पास में फेंकवा देते हैं। जो तलवारें बेचने के लिए जाते हैं वो सैनिक क्या करते हैं, उसके कैंप की तरफ फेंक कर आ जाते हैं उन चिट्ठियों को। एक चिट्ठी मालदेव के हाथ लग जाती है, जैसे ही मालदेव के हाथ लगती है चिट्ठी, चिट्ठी में पड़ता है मालदेव, और मालदेव सोचता है कि ये मेरे सेनापति जेता और कुंपा दोनों के दोनों शेरशाह सूरी से मिले हुए, दोनों को बुलाता है पास में। सारे सामंत इकट्ठे होते हैं आसपास में, मारवाड़ के जितने भी सामंत थे वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर सारे के सारे सामंत बोलते हैं जेता और कुंपा को कि थू है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम राजा के खिलाफ गद्दारी कर रहे हो, तुम सामने वाले से मिले हुए, शत्रु से मिले हुए हो। अब जेता और कुंपा दोनों के दोनों बेचारे निर्दोष थे, उनकी क्या गलती थी, वहां पर कोई गलती नहीं थी उनकी, वो तो शेरशाह सूरी ने चाल चली थी और मालदेव उस चाल को समझा नहीं। और जब वहां पर सारे के सारे सामंत वगैरह बोलते हैं कि ऐसी जिंदगी में तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, उनको टोंट कसकर उल्टे सीधे गालियां वगैरह देकर वहां से सारे सामंत और मालदेव ये क्या करते हैं, युद्ध भूमि से वापस चले जाते हैं। मालदेव युद्ध में भाग ही नहीं लेता है। मालदेव बोलता है कि यदि मेरे सेनापति उससे मिले हुए हैं तो मैं युद्ध करके क्या करूंगा। मालदेव युद्ध में भाग नहीं लेता है, वहां से अपनी सेना है मालदेव वापस हटाकर चला जाता है।
जेता और कुंपा दोनों वीर सेनापति थे, दोनों के पास में लगभग 10-12 हजार के आसपास सैनिक थे। अब दोनों सोचते हैं बैठकर कि बिना मतलब का कलंक लग गए, और यदि आज अपन युद्ध नहीं करेंगे तो अपना जो कलंक है वो सही साबित हो जाएगा कि वो सही, वहां पर वो गलत थे दोनों के दोनों, तभी भाग कर आ गए। और यदि वो भी युद्ध से बाहर चले जाते तो उन पर लगा हुआ कलंक वो सही साबित होता। तो मालदेव उसके सामंत है वो तो वापस चले जाते हैं जोधपुर, लेकिन जेता और कुंपा केवल और केवल उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगा था, जो कलंक लगा था, उस कलंक को ढोने के लिए उस युद्ध भूमि के अंदर रुक जाते और वहां पर डटकर उस शेरशाह की जो सेना थी उसके मुकाबला करते हैं, उससे युद्ध करते हैं दोनों के दोनों। ये कहा जाता है कि 60,000 सैनिक थे शेरशाह के पास में, और उनके पास में केवल 10-12 हजार सैनिक थे, और युद्ध करते हैं, भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं। ये कहा जाता है कि शुरू के अंदर तो जो उसके जेता और कुपा के सैनिक थे, जो शेरशाह के सैनिक थे, उनको ढंग से मारते हैं, ढंग से कुटाई करते हैं, आधे एक सैनिक तो वापस ही भाग जाते हैं, इतना बुरी तरीके से कुटाई करते हैं उनकी। शेरशाह युद्ध हारते हारते बचा, और लास्ट में शेरशाह बोलता है कि आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह को देता, कि यहाँ इस मारवाड़ क्षेत्र में क्या था, एक मुट्ठी भर बाजरा ही तो था, उस बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह मैं यहाँ पर खो देता आज, वो तो मैं संभल गया। शेरशाह सूरी के पास में एक रिजर्व आर्मी और थी पीछे, जलाल खां जलवानी के नाम से एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में रिजर्व आर्मी से वो आक्रमण करवाता है। अरे जिसकी एनर्जी खत्म ही नहीं हुई थी, तैयार बैठी थी केवल वो सेना, इधर जेता और कुंपा के सैनिक थे वो लड़ते लड़ते बेचारे थक गए थे, वो थक गए, उसके बाद में वो रिजर्व आर्मी से क्या करवाता, आक्रमण करवा देता है। और जैसे आक्रमण करवाता है वो जलाल खां जलवानी अपनी सेना को लेकर, उसके बाद में जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अपने उस कलंक को धोने के लिए केवल जेता और कुंपा लड़ते हैं, और उनकी दोनों के विचारों की कोई गलती नहीं थी। जैसे ही वो युद्ध के अंदर इस प्रकार से भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं, मालदेव को भी वहां पर खुद को सोचता है मालदेव बैठकर कि गलत आ गए, मेरा सेनापति है वो गलत नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता, अरे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो दोनों के दोनों जब लड़ाई करते हैं, वहां पर लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। शेरशाह सूरी है लड़कर एक हारते हारते बचाता, इस वजह से वो बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह को देता, मैं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ था, और इस एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह आज खो देता मैं। यदि मालदेव यहां रुक जाता, मालदेव रुक जाता तो जीता हुआ था। अरे मालदेव के साथ में सेना भी तो वापस गई थी। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है वो मेड़ता वापस विरमदेव को देता है, बीकानेर वापस कल्याणमल को दे देता है, और खुद सेना लेकर जोधपुर की तरफ रवाना होता है कि अब जोधपुर चलेंगे, जोधपुर के किले पर, मेहरानगढ़ किले पर अधिकार करेंगे। युद्ध तो जीत ही गया था वो, मालदेव के पास में भी अब इतने सैनिक नहीं थे कि उससे लड़ ले, क्योंकि जेता और कोपा के पास में ज्यादा सैनिक। तो मालदेव फिर क्या करता है, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से अपनी सेना लेकर वहां से निकल जाता है, और वहां से निकलकर फिर शिवाना दुर्ग में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, शिवाना दुर्ग में। उसको खबर लगती है कि शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया, गिरी सुमेल का युद्ध जीतकर अब जोधपुर की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसको खबर लगती है, मालदेव वहां से अपनी सेना लेकर चला जाता है शिवाना के दुर्ग में, और शिवाना के दुर्ग में जाकर रहने लग जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली यदि आपको पूछे, संकटकालीन शरणस्थली कौन सा दुर्ग है, शिवाना का दुर्ग। ठीक है, मालदेव भी वहां पर संकट के समय शिवाना दुर्ग में जाकर रहने लग गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता और कुंभा। केवल कलंक को धोने के लिए लड़ते हैं, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो झूठा कलंक इनके ऊपर लगा था उसको धोने के लिए। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, शेरशाह सूरी की, ये विजय हो जाता है, विजय हो जाता है। अब छाप लो इसमें, और छापने के बाद में 2-3 पॉइंट और नोट करो इसमें, इसको छाप लो।
देखो, शेरशाह सूरी इस युद्ध में, शेरशाह सूरी इस युद्ध में हारते हारते जीत जाता है। शेरशाह सूरी इस युद्ध में हारते हारते जीत जाता है, हारते हारते जीत जाता है। वह वह कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, हारते हारते जीत जाता है। वह कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये तो वीर सेनापति थे, इतना सा याद रखना। शेरशाह सूरी जलाल खां जलवानी के सहयोग से शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी जलाल खां जलवानी के सहयोग से युद्ध जीतता है। युद्ध जीतता है।
ये स्टेटमेंट देकर ये पूछते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किस बादशाह ने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। कौन से युद्ध के लिए कहा था? गिरिशमेल युद्ध के लिए कहा था। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां से जाता है ये, और यहां से इस गिरिशमेल से जाकर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, और जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में वहां पर जोधपुर का किला है वो एक व्यक्ति खवास खान नाम का एक व्यक्ति था उसको सौंप देता है, और उसको सौंप कर वापस दिल्ली चला जाता है। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर, युद्ध जीतकर शेरशाह सूरी, युद्ध जीतकर, युद्ध जीतकर शेरशाह सूरी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। वह जोधपुर का दुर्ग, वह जोधपुर का दुर्ग खवास खां को सौंप देता है। जोधपुर दुर्ग खवास खां को सौंप देता है। इसके नाम से आज भी जोधपुर के पास में ही एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है खवासपुर। ठीक है, खवासपुर के नाम से गांव बसा हुआ है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो मालदेव है, ये मालदेव जोधपुर से चले जाते हैं, शिवाना दुर्ग में जाकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, देखो मालदेव युद्ध हारने के बाद, मालदेव युद्ध हारने के बाद युद्ध हारने के बाद जोधपुर से सिवाना दुर्ग बाड़मेर चले जाते हैं। युद्ध हारने के बाद युद्ध हारने के बाद जोधपुर से सिवाना दुर्ग चले जाते हैं। एक अलग से पॉइंट लगाकर नोट करो, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग है। संकटकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग। ठीक है, यदि आपको पूछे कि मेवाड़ के राजाओं के संकटकालीन शरण स्थली कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली कौन सी है, सिवाना दुर्ग। ठीक है, इसमें देखो आगे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाना। यहाँ पर कल्याणमल को वापस क्या मिल जाता है, और इस विरमदेव को वापस क्या मिल जाता है, मेड़ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस शेरशाह सूरी के साथ में जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी इसके अंदर है। गिरिशमेल का युद्ध कब होता है, 5 जनवरी 1544 के अंदर। किस किस के मध्य होता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। यहाँ पर मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता और कोपा। बताओ इसमें आप उदय सिंह के सेनापति कौन थे, उदय सिंह के सेनापति कौन थे, और सुबह मैंने फोटो भी दिखाई थी। मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह, उनके सेनापति कौन थे, अरे जयमल और कत्ता। ठीक है, राजा रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। उसके सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस मालदेव के सेनापति है जेता और कुंपा। ठीक है, इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, शेरशाह सूरी। और ये इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी क्या कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देगा। किसके सहयोग से युद्ध जीतता है ये, किसके सहयोग से युद्ध जीतता है, जलाल खां जलवानी के सहयोग से। ठीक है, और युद्ध जीतने के बाद में जोधपुर का किला अधिकार करके किसको सौंप देता है, खवास खां को सौंप देता है। इधर से जोधपुर से मालदेव कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली कौन सा दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग। ठीक है, इसके बाद में लिखो मालदेव के दरबारी विद्वान, मालदेव के
दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान को लिख लो। देखो मालदेव के दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, सबसे पहला दरबारी विद्वान लिखो आसानंद, आसानंद दरबारी विद्वान भी था और मालदेव के लिए ये संकट भी यही पैदा करता था। हाँ, ठीक है। आसानंद जी, आसानंद जी ने देखो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुस्तकें लिखो आसानंद की, पुस्तक, और पुस्तक में लिखो उमादे बठियाणी रा कवित, उमादे बठियाणी रा कवित, उमादे बठियाणी रा कवित। दूसरा लिखो बागा बागा भारमली रा दोहा, बागा भारमली रा दोहा, ठीक है। गोगाजी री पेड़ी, बागा भारमली रा दोहा लिखना है इसमें, दोहा। फिर लिखो गोगाजी री पेड़ी। अब देखो यहां पर जो गेट पर बैठकर परोस रहा था, अरे गेट पर बैठकर उमादे को रोकने के लिए जो दोहे परोस रहा था, जो कविता वहां पर बोल रहा था, कि वहां पर बोल रहा था ना कि मान राखे तब पीव राखे तब मान, दो दो गेंद न बंद एक एक खंबू ठान, तो ये चीजें तो किसमें लिखी हुई है, उमादे बठियाणी रा कवि। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि जब उमादे वापस नहीं आती है, वापस तारागढ़ किले में चली जाती है, भारमली भी एक बार वापस जैसलमेर चली जाती है, और जैसलमेर से वहां से एक बागा कोटड़ा नाम का व्यक्ति था, वो उस भारमली को वहां से उठाकर ले जाता है कोटड़ा बाड़मेर, वहीं पर ले जाकर रखता है उसको, और उस भारमली को भी उस बागा कोटड़िया से प्रेम हो जाता है, वहीं पर रहने लग जाते हैं, ठीक है। और जब ये पता चलता है कि जो भारमली है ये वापस नहीं आई, वहां का कोटड़ा का जो सामान था वो उठाकर उसको ले गया, तो मालदेव अपने दरबारी विद्वान को भेजता है जिसका नाम क्या था, कि जाओ अब तुम्हें उसको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उमादे को तुमने रोका था, अब एक काम तो ये करो, इसको तो लेकर आओ कम से कम, ये तो तुम्हारे फेवर में थी उस समय, इसको तो वापस लेकर आओ। तो आसानंद जी वहां पर जाते हैं और वहां जाकर उस बागा कोटड़िया और जो वहां पर जो भारमली थी उन्हीं के पास में रहने लग जाते हैं, वो उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं और वहीं पर वो रहने लग जाते हैं। आसानंद जी वापस नहीं आते हैं, और जब वापस नहीं आते वहीं पर बैठे रहते हैं, वो उनकी अच्छी बेगार करते हैं, अरे बुढ़ापे में आसानंद जी को और क्या चाहिए, बेगार ही चाहिए, तो वो जो वहां पर भारमली और बागा कोटड़िया थे वो इस आसानंद जी की अच्छी बेगार करते हैं, अच्छे खान पान इसको दे देते हैं, डेली हलवा बना कर देते हैं इसको, ठीक है। तो वहीं पर रहने लग जाते हैं और वहीं पर फिर क्या करते हैं, बागा कोटड़िया और जो भारमली थी उसके वहां पर गुणगान करने लग जाते हैं आसानंद जी, लेने गए थे वहां पर उसको, लेकिन वहां पर बैठकर फिर क्या करते हैं, उनके गुणगान करने लग जाते हैं, और जब उनके गुणगान करते हैं, ठीक है, तो उस समय देखो यहाँ पर वो वहां पर लास्ट समय में भी जब उनका अंतिम समय था, मृत्यु का समय था उनका, उस समय भी बैठकर वो दोहे गा रहे थे, इस बागा भारमली के लिए दोहे गा रहे थे, बोल रहे थे कि जा सरवर्त मोरिया, जा तरवर्त हंस, जा बागा भारमली, जा दारू मंच, इस प्रकार के वहां पर दोहे बोल रहे थे, ठीक है। जहां सर्वर होगा वहां हंस होगा, ठीक है, अरे जहां पर सर्वर होगा वहां पर हंस होगा, पेड़ होंगे मोर होंगे, पेड़ होंगे वहां पर मोर होंगे, जहां बागा होगा वहां पर भारमली होगी, और जहां पर यदि मांस होगा वहां पर दारू होगी, इस प्रकार से वहां बैठकर दोहे गा रहे थे, दोहे बोल रहे थे। तो इस प्रकार के जो दोहे हैं उनका संग्रह वो कौन सी किताब में करते हैं, बागा भारमली रा दोहा। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी गोगा जी के ऊपर जिसका नाम क्या है, गोगा जी की पेड़, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा रचित है, अभी आया था ना पेपर में क्वेश्चन, एक तरफ राइटरों के नाम और एक तरफ पुस्तकें,
अरे एक तरफ राइटरों के नाम, एक तरफ पुस्तकें आई थी, इसी प्रकार से इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ किसने लिखी थी। ठीक है, तो आसानंद जी की पुस्तक सबसे पहली कौन सी पुस्तक है, उमादे बखियानी रा कवि। इसके बाद में कौन सी पुस्तक है, पागा भारमली रा दोहा। और इसके बाद में गोगा जी की पेड़ी। तो ये पुस्तकें हैं, ये किसने लिखी थी, कौन से दरबारी विद्वान ने लिखी थी, आसानंद जी ने। आसानंद जी किसके दरबारी विद्वान थे, मालदेव के। ठीक है, इसके बाद में अगला दरबारी विद्वान लिखो ईसरदास जी। अगला दरबारी विद्वान लिखो ईसरदास जी। ईसरदास जी। ईसरदास जी, इसकी पुस्तकें लिखो। हाला झाला री कुंडलियां, हाला झाला री कुंडलियां। देवी यान हरि रस, हाला झाला री कुंडलियां, देवी यान हरि रस। देवी यान हरि रस, देवी यान हरि रस। अब मालदेव के कुछ निर्माण कार्य और हैं, ठीक है, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, क्योंकि मेरी क्लास नीचे और है, फिक्स टाइम पर रह गई, नहीं तो मैं लिखवा कर जाता कंप्लीट, 5-10 मिनट का समय और लगता। छाप लिया सबने। अरे ईसरदास की द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, हाला झालारी कुंडलियां। इसके अलावा देवीयान और हरिरस, ये पुस्तकें किसने लिखी थी, ईसरदास जी ने। ठीक है, जितना पढ़ा दिया रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं